आपसे ही सुना है कि जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऊपर नीचे ही होता है, अगर वो सीधी लाइन में चलेगा तो फिर डेड है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावती नहीं। तो कर्महीन नहीं बनना, कर्मवीर बनना है। अपलॉम हेल्थ केयर जनवरी 2026 में 18 वर्ष पूरे करने जा रहा है। लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। हेल्थ केयर ही क्यों चुना? व्यक्ति इस दुनिया के बेहतरीन सप्लीमेंट कम प्राइस के ऊपर अपने परिवार को दे सके, चाहे वो उसकी बीबी हो, बच्चा हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो। ब्लिंकिट हम दोनों हस्बैंड वाइफ को क्या कोई लाभ मिलता है? आपके भी मोबाइल में होगा बिल्कुल। लेकिन यहीं पे 50 लोग जो आपके परिवार के हैं, उनके मोबाइल में एप्लॉम की ऐप अगर आप डाउनलोड करा देते हो, उनको कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन करा देते हो, वो एप्लॉम से सामान खरीदते हैं, तो उन 50 को आपस में एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है। तो जो भी ब्लिंकिट है वो B2B है, कंज्यूमर को सिर्फ सर्विस मिल रही है। एप्लॉम B2C है। पिरामिड स्कीम है या फिर लक का बिजनेस है, इस तरह के मिथ्स बहुत सारे हैं। 18 वर्ष एप्लॉम को भी हो गए। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये पिरामिड, वो स्वयं लालचवश लोगों को जल्दी पैसा कमाना है। तो जो जल्दी, पाप का बाप लालच है। जो कहता है मैं महंगाई खत्म कर सकता हूँ, झूठ बोल रहा है। जो कह रहा है कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, झूठ बोल रहा है। गवर्नमेंट कहती है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, स्किल इंडिया करना है, स्टार्टअप इंडिया करना है, स्टैंड अप इंडिया करना है, मेड इन इंडिया करना है, स्वदेशी भावना को बढ़ाना है। ये सारे काम तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करती है। जो लोग ये कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जोड़ने का बिजनेस है, पता ना, हमारी माता जी कहावत कहती थी, अधजल गगरी छलकत जाए। जिस दिन अंबानी, टाटा जैसे लोगों की नजर इस बिजनेस पे पड़ गई ना, और आपको कुछ नहीं करेंगे, 20 रुपया का कैशबैक दे देंगे, आप खुश हो जाओगे। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये बिजनेस एज अ करियर चूज करना चाहिए? मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर की चीजों को जो आप मंगाते हो, उनको बाजार से न खरीद के एप्लॉम के मोबाइल ऐप से या ऑफिस से खरीदना चाहिए। आपने एक बुक भी लिखी है, इच्छा। किताब क्या है कि मेरे जो विचार हैं, अगर मैं लिखूं नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। इच्छा क्या है? हमने कहा खाना खाने की इच्छा होती है, बोले हाँ। पानी पीने की इच्छा है, घूमने जाने की इच्छा है, पिक्चर देखने की इच्छा है, पार्टी करने की इच्छा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं संस्कृति मिश्रा और आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज का जो ये पॉडकास्ट एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे बीच में है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मिस्टर पुष्कर मिश्रा, जो कि अपलॉम हेल्थ केयर के फाउंडर हैं। वो साथ ही साथ एक विजनरी लीडर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं, पॉडकास्टर है। अगर एक वर्ड में मैं उनको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं बस यही कहूँगी कि वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमो नारायण। नमो नारायण सर। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अपलॉम हेल्थ केयर जनवरी 2026 में 18 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर का धन्यवाद, बड़ों का धन्यवाद, आभार, माता पिता का धन्यवाद, आभार, उन्हीं सबके आशीर्वाद साथ से अपलॉम हेल्थ केयर 18 वर्ष पूरे करने जा रहा है। सभी साथियों का जिन्होंने अपलॉम पे भरोसा किया, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से इस यात्रा में अपना अमूल्य योगदान दिया, उन सभी के लिए मेरी कृतज्ञता है, उनको आभार है, उनका हृदय से धन्यवाद है, जिस कारण से अपलॉम हेल्थ केयर 18 वर्ष पूर्ण कर रहा है। और यह हम सब के लिए एक बड़ा गर्व का क्षण है कि हमने जिस विचार के साथ में अपलॉम हेल्थ केयर जनवरी 2008 को स्टार्ट किया, उस विचार के साथ में हम पूरी दृढ़ता के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और उस विचार को आगे लोगों तक लेके जा रहे हैं, जिससे एक स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सके। वो एक जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण होते दिख रहा है। सर, अपलॉम हेल्थ केयर को स्टार्ट करने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव या मोटिव क्या रहा? मेरी मदर हेल्थ से सफ़र करती थी। मैंने कई बार अपनी मीटिंग्स में, पॉडकास्ट में बोला, डायबिटीज़ और आर्थराइटिस मेजर इश्यूज थे, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी था।
तो सप्लीमेंट्स मैंने उनको दिए थे, उन सप्लीमेंट से उनको बेनिफिट हुआ। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी माँ को बेनिफिट हो सकता है, मेरी माँ के घुटनों का दर्द जा सकता है, तो इस देश में बहुत सारी माताएं हैं जिनके सेम इश्यूज़ हैं, सेम प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्यों ना दूर किया जाए। तो मैंने अपना करियर 2003 में हेल्थ केयर न्यूट्रास्यूटिकल में मैं आया, और 2008 में मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में फुल फ्लेश एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड के साथ में मैंने इस्टेब्लिशमेंट किया एप्लॉम हेल्थ केयर का, और उसके साथ में उस कारमा को, उस मिशन को और आगे बढ़ाया। सर, एप्लॉम हेल्थ केयर स्टार्ट करने से पहले आप सर क्या करते थे, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। कि मैं पढ़ाई करने के लिए लखनऊ आया था, लखनऊ शहर, और मैं किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। पैसों की थोड़ी कमी रहती थी क्योंकि हम लोग प्रॉपर लखनऊ से नहीं थे। मेरी मदर टीचर थी, कुछ पैसे भेजती थी तो हम लोग रहते थे, और कुछ एक्स्ट्रा इनकम की खोज थी, जिसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाता था। तो जब मैंने सप्लीमेंट्स मेरी माताजी को मेरे दोस्त के ज़रिए दिए, तो उस दोस्त ने एक मीटिंग में मुझे लेके गया कि चलो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है, आओ दिखाते। तो मैं गया, तो वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी सारी बातें हुई। तो एक सज्जन ने कहा कि इस काम को तुम पार्ट टाइम कर सकते हो, एक्स्ट्रा अर्निंग आ सकती है, और हो सकता है इतनी आमदनी आए कि जब कॉलेज से निकलो तो प्रोफेसर से ज़्यादा इनकम हो। ईश्वर जाने उनकी वाणी में सरस्वती थी, या उस समय उनकी जुबान पे सरस्वती जी का वास था। मई 2005 में मेरी चेक 39,000 रुपये की आई थी, एक महीने की इनकम। तो पता नहीं होता कि इंसान कैसे उस यात्रा पे आगे बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है डेस्टिनी थी कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना था, तो आ गए। और उससे पहले मैंने कई कंपनीज़ में काम किया, इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी काम किया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के क्रेडिट कार्ड डिवीज़न में काम किया। तो काफ़ी लंबा अरसा रहा जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए जद्दोजहद करते रहे, कुछ किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब मुझे मिली तो मुझे लगा कि यही वो जगह है जहाँ पे मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, साकार कर सकता हूँ। तो फुल फ्लैश मैंने इस इंडस्ट्री को अपना जीवन समर्पित किया, और आज मुझे ठीक ठीक पहचान मैं कह सकता हूँ है। और पहचान जितनी भी हो, कम लोग भी जानते हों, लेकिन जो जानते हों आपको सम्मान से देखते हूँ, आपके लिए, आपके प्रति उनके लिए प्यार है, आदर है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा। दैट्स वेरी नाइस सर। सर, अभी आपने बोला आपकी पहली चेक आई, तो उस पहली चेक की क्या फीलिंग थी? पहली चेक तो 281 रुपये की आई थी जी। जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो 281 रुपये पहले महीने की इनकम आई थी। तो मैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट था, इनपुट और आउटपुट दोनों मुझे पता कि अगर हम इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आएगा, हम इनपुट ही नहीं डालेंगे तो आउटपुट कैसे आएगा। तो बिजनेस जो है बेस्ड होता है टर्नओवर पे। तो मुझे मालूम था कि अगर 281 इतने करने पे आ सकते हैं तो 2,000 इतने पाएंगे, 20,000 इतने पाएंगे, 2 लाख इतने पाएंगे। तो मैंने उस प्रोसेस को पूरा किया और चीज़ें होती चली गई, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। वेरी नाइस सर। सर, ये 18 साल की जो जर्नी आपकी एप्लॉम हेल्थ केयर के साथ रही है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे इस जर्नी में भी, क्योंकि मैंने आपसे ही सुना है कि जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऊपर नीचे ही होता है, अगर वो सीधी लाइन में चलेगा तो फिर डेड है। तो कुछ अप्स एंड डाउन्स जो आपकी इस जर्नी में आए, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं अगर। देखिए, मुझे लगता है कि सभी के जीवन में अप एंड डाउन्स होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, फिल्म स्टार हो, या बिजनेसमैन हो, या लाइफ में कोई भी किसी भी जगह पे इंसान हो। तो मुझे लगता है कि एक सतत प्रक्रिया होती है इम्प्रूवमेंट की। अगर आपकी जो दिशा है वो सही है, आपकी सोच सही है, आप जो इनपुट डाल रहे हैं वो सही है, तो अप एंड डाउन से डरना नहीं चाहिए, अपने प्रोसेस पे बिलीव करना चाहिए। अगर प्रोसेस सही है तो आप वर्ड्स आप बढ़ोगे। और कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि डाउनफॉल आता है, तो नीड टू रिव्यू योर वर्क, और उसको और बेहतर कैसे कर सकते हो उसको करने का प्रयास करना चाहिए। सर, एप्लॉम हेल्थ केयर, जैसे एप्लॉम के साथ हेल्थ केयर जुड़ा हुआ है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आता है, तो आपने ये हेल्थ केयर ही क्यों चुना? मैं बहुत सारे
ट्रीटमेंट उनके लिए जो पॉसिबल होते थे, एलोपैथी में सबसे पहले इंसान जाता है आज के समय में। मैं भी एलोपैथी में गया। फिर एलोपैथी से काम नहीं चलता तो आयुर्वेद में जाता है, आयुर्वेद में नहीं चलता होम्योपैथ में जाता, होम्योपैथ में नहीं चलता तो यूनानी में जाता है। तो हमने वो सारी पद्धतियों की ट्रीटमेंट हमने माता जी को कराई। आर्थराइटिस के लिए डॉक्टर मनीष गुलाटी थे, डॉक्टर गट्टानी अब दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे फिजिशियन थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे अवध हॉस्पिटल में, उनसे ट्रीटमेंट हुए। वहाँ से हम लोग मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सिद्धार्थ दास के पास पहुँचे, मेडिसिन में एमडी हैं। एक मिश्रा जी करके आलमबाग अमीनाबाद में आयुर्वेद के बैठते थे, एक डॉक्टर गौतम आलमबाग के अंदर बैठते थे, आयुर्वेद में पहुंचे। कई सारे डॉक्टर्स। यूनानी पद्धति में मुंशी पुलिया चौराहा लखनऊ है, वहाँ पे यूनानी डॉक्टर बड़ी बड़ी टोपी लगा के बैठते थे। फर्स्ट टाइम मेरे को यूनानी में मैं किसी ने बताया वहाँ पे जाओ, हम लोग रेगुलर वहाँ पे जाते थे माता जी के ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे करके कोई भी पैथी बची नहीं। इवन ये होता था कि जैसे किसी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ पे वो एक डॉक्टर बैठते हैं, उनको दिखा लो, उनकी जो दवाई है वो बड़ी अच्छी, उनका बड़ा फ़ायदा है। तो हम वहाँ चले जाते थे। तो हमारे पास कोई होप नहीं थी। ऐसे ही एक्सीडेंटली ही मुझे ये बिजनेस मिला कि किसी ने कहा कि ये जो सप्लीमेंट है ये आपकी माता जी को फ़ायदा कर सकते हैं। तो मेरी माता जी की सिचुएशन ये थी कि सुबह जब बिस्तर से वो उठती थी तो दो लोग उनको लगते थे उठाने के लिए, और वो कहती थी भगवान ऐसी ज़िंदगी से मौत दे दो, क्योंकि पैर सीधे नहीं होते थे, चलना फिरना मुश्किल था, भारी शरीर था, दिमाग की जो नसें हैं सूज जाती थी यहाँ पे, तो नारियल तेल में कपूर डाल के ठोका जाता था। लॉट्स ऑफ चैलेंजेस थे कि पता नहीं क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में जो कह देता था लगता था कि सब सही है, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो किसी ने कहा कि एलोवेरा पिलाइए। सन 2002 में अचल हेल्थ सर्विसेज पीपी भंडारी की कंपनी थी चंडीगढ़ की। तो सबसे पहली बार एलोवेरा और स्पिरुलिना मेरे को वहाँ से मुझे पता चला सन 2002 में। 2003 में मलेशियन कंपनी थी एल्केन इंटरनेशनल, उसका स्पिरुलिना और EPA ईस्टर सी जैसे प्रोडक्ट हमने वहाँ से लिए। तो धीमे धीमे माता जी ने स्टार्ट किया, खाया, नोनी कैप्सूल एग्जिस्टेंस में आया, नोनी कैप्सूल्स खाए, एलोवेरा पिया, स्पिरुलिना खाया, इम्प्रूवमेंट आया। फिर 2008 जनवरी में मैंने अपनी स्वयं कंपनी बनाई कि हम इकोनॉमिकल प्राइस पे, क्योंकि एल्केन इंटरनेशनल का स्पिरुलिना 3500 रुपये का था, 200 mg की टैबलेट थी, है भी, अभी भी गूगल कर सकता है व्यक्ति। 7 रुपये 20 पैसे का उस टाइम का प्राइस था सन 2003 में। 1000 mg खाना होता था, 35 रुपये की एक दिन की टैबलेट होती थी। इस EPA एक 18-20 रुपये का पड़ता था उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि इस सप्लीमेंट को क्लासेस का केवल नहीं बनाना कि क्लास व्यक्ति है वही इस्तेमाल कर सकता है, इसको मास में लेके जाना है कि जो व्यक्ति अपने परिवार को, अपनी माता जी के लिए कम पैसा भी कमाता है, वो भी व्यक्ति इस दुनिया के बेहतरीन सप्लीमेंट कम प्राइस के ऊपर अपने परिवार को दे सके, चाहे वो उसकी बीबी हो, बच्चा हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, उसको वो कम प्राइस के ऊपर दे सके। तो दिस इज द ओनली पर्पस टू स्टार्ट एप्लॉम हेल्थ केयर। सर, एप्लॉम हेल्थ केयर आपने बताया कि क्या मोटिव रहा, ये किस तरह का बिजनेस है? देखिए, बिजनेस है, बिजनेस मतलब बिजनेस है, और किस तरह का बिजनेस है तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एक ट्रेडिशनल मार्केट है कि आप देखते होंगे, परंपरागत व्यवसाय जिसको बोलते हैं कि आप शॉप पे गए, आप शोरूम हो गए, मॉल्स हो गए, आपने पैसे दिए, सामान आ गया। एक ई-कॉमर्स स्टार्ट हो गया कि ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया, आपके घर सामान आ गया। तो इसमें क्या होता है कि हर एक व्यक्ति बटा हुआ है, तो इसमें केवल उन लोगों को फायदा हो रहा है जिन लोगों का वो बिजनेस है, या जो इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, या जो बेच रहे हैं। जो एंड यूजर है उसको कोई लाभ नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर। वो क्या है? B2B है,
जो दुकानदार भी बिजनेस कर रहा और जो बिजनेसमैन है वो भी बिजनेस कर रहा है। तो B2B कंज्यूमर को केवल सर्विसेज मिल रही हैं। हमारा जो बिजनेस है B2C है, उसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं कि आपने हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके सामान लिया तो डिस्काउंट मिल गया, ऑफर मिल गए, कैशबैक मिल गया, और यदि आपने इस बात को किसी को बताया तो उसके ऊपर भी आपको इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जैसे LIC है। LIC कोई डायरेक्ट LIC ऑफिस तो जाता नहीं कराने, उसको तो एक एजेंट ही चाहिए होता ना, एडवाइजर चाहिए होता है। वो एडवाइजर LIC के लिए एक बीमा कर देता। वो बीमा जिसका होता है वो व्यक्ति प्रीमियम भरता है, LIC के व्यक्ति को कमीशन मिलता रहता है। लेकिन जिसका बीमा हुआ है, क्या वो व्यक्ति बीमा कर सकता? नहीं कर सकता। नहीं। लेकिन एप्लॉम हेल्थ केयर में अगर वो व्यक्ति एसोसिएट होता है तो वो व्यक्ति आगे भी लोगों को एसोसिएट कर सकता है। तो ये टोटल जो बिजनेस है ये B2C है, और जो C है यानी कि जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको ये अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे इसको एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। आज के समय ई-कॉमर्स की अगर बात करें तो सबके मोबाइल में ब्लिंकिट है, मेरे में भी, मेरी वाइफ के भी में। ब्लिंकिट हम दोनों हस्बैंड वाइफ को क्या कोई लाभ मिलता है? आपके भी मोबाइल में होगा। बिल्कुल। आपके घर में जितने भी परिवार में सदस्य हैं उनके भी मोबाइल में ब्लिंकिट या जोमेटो, जेप्टो, स्विगी, ओला, उबर, रैपिडो, ऐसी करके 50 ऐप होंगी जी। क्या एक दूसरे को कोई लाभ मिलता है? नहीं। लेकिन यहीं पे 50 लोग जो आपके परिवार के हैं उनके मोबाइल में एप्लॉम की ऐप अगर आप करा देते हो, डाउनलोड करा देते हो, उनको कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन करा देते हो, वो एप्लॉम से सामान खरीदते हैं, तो उन 50 को आपस में एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है। तो ये डिफरेंस है B2C और B2B का। तो जो भी ब्लिंकिट है वो B2B है, कंज्यूमर को सिर्फ सर्विस मिल रही है। एप्लॉम B2C है, सर्विस प्लस बेनिफिट्स। सर्विस प्लस बेनिफिट। सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत से लोग नेगेटिव एस्पेक्ट से भी देखते हैं, लाइक पिरामिड स्कीम है या फिर लक का बिजनेस है। इस तरह के मिथ्स बहुत सारे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत अनुभव होंगे। मैं तो ये कहूँगा कि मैं 18 साल से इस इंडस्ट्री में अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ। टोटल 7 साल और जोड़ लीजिए, 18 साल 25 साल मुझे दिसंबर में हो गए काम करते हुए डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत सारी योजनाएं हैं, कोई योजना किसी के लिए फायदेमंद होती, कोई योजना किसी के लिए नुकसानदेह होती है। तो योजना कौन सी आपने चुनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो बाइनरी प्लान चलता था, 3 लाइनों का प्लान चलता था। फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट नाम की कंपनी होती थी, बहुत सक्सेसफुल कंपनी थी, बड़े बड़े स्टेडियम में उसके सेमिनार्स होते थे। एक महामजा के नाम की कंपनी होती थी, वो सब बाइनरी प्लान होते थे। उसमें क्या होता था, 5,000 रुपए या 3,000 रुपए आप जमा कराएंगे तो उसमें 1,000 रुपए का सामान मिल जाएगा, 2,000 रुपए जिनको आपने ज्वाइन करा है उनमें बांट दिए जाएंगे। वो कंपनियां मनी सर्कुलेशन बेस्ड कंपनी थी। मैं फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट और महामजा की बात कर रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट पे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, वहां पे तो उस टाइम पे उतनी बाइनरी कंपनीज नहीं थी। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि इसमें बड़ा पैसा है तो बाइनरी कंपनियों की भरमार आ गई। और ऐसा नहीं, उस टाइम पे प्रोडक्ट बेस्ड भी कंपनी थी, एमवे थी, हर्बल लाइफ थी, मोदी केयर थी, टपरवेयर है, ओरिफ्लेम, सब प्रोडक्ट बेस्ड भी कंपनियां, सब ये MNCs है। मोदी केयर इंडिया की है, प्रोडक्ट बेस्ड भी थी। क्या हुआ, धीमे धीमे बाइनरी कंपनियों की भरमार आ गई, बाइनरी कंपनियां खत्म हो गई, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं खत्म हुई। मैंने जितने नाम उस टाइम पे बताए वो सारे नाम आज भी मौजूद है पूरे देश में। फिर सर्वे प्लान आ गए, वेबसाइट पे सर्वे करना होता था, मुझे सर्वे करने से पैसे मिले, लोगों ने उनमें ज्वाइनिंग करा करा के लोगों को लूटा, वो सब खत्म हो गए। फिर प्लॉट बिकने लग गए, प्लॉटिंग खत्म हो गई, उसमें भी खूब लोग बर्बाद हुए। लोगों ने इंश्योरेंस बेचा, इंश्योरेंस खत्म हो गया। लेकिन जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तब थी वो आज भी है। इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी
प्रोडक्ट बेस एमवे और मोदी केयर है, आज भी है। उसके बाद जितनी ओरिफ्लेम आई, टपरवेयर है, हर्बल लाइफ है, ऐसे और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो प्रोडक्ट बेस हैं, वो 20-20, 25-25 सालों से चल रही हैं। ऐसे ही 18 वर्ष एप्लॉम को भी हो गए। तो इंसान को ये समझना है कि आपने किस प्रकार की कंपनी को ज्वाइन किया है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी नहीं बंद होती। जहां पे पैसे का ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब वो फ्रॉड है, मैं खुद कहता हूं। लेकिन जहां पे पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो नंबर 1 का बिजनेस है। तो बिफोर आप आलू, गोभी, मूली खरीदने जाते हो तो भी सेलेक्ट करके खरीदते हो ना। तो जब भी आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको सेलेक्ट करके खरीदना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये पिरामिड, ये वो स्वयं लालचवश लोगों को जल्दी पैसा कमाना है। तो जो जल्दी, पाप का बाप लालच है। तो इंसान से जो पाप कर रहा है और जो जुड़ रहा है, वो भी इसी उम्मीद से जुड़ रहा है कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है। तो वो लालचवश लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सिस्टम, इंडस्ट्री किसी भी तरह से गलत नहीं है। मुझे लगता है कि मोस्ट पायस इंडस्ट्री अगर दुनिया में कोई है जो लोगों को मदद कर सकती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें लोग लोगों की मदद करते हैं उनको ऊपर उठाने के लिए। लेकिन सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही काम करती है। बाकी तो पैसे कमाने के लिए तो बहुत लोग बहुत सी जगह पा जाते हैं। क्या सारे पॉलिटिशियन सही हैं? क्या सारे डॉक्टर सही हैं? क्या सारे इंजीनियर सही हैं? क्या बाजार में सारे बिजनेसमैन सही हैं? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। कौन सही है, इसको तो सेलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है ना। एग्जैक्टली। तो बिफोर ज्वाइनिंग, जब मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था, तो श्रीवास्तव जी ने एक चीज कही थी, मुझे ट्रेनिंग में सिखाई थी। बोले 4 चीजें हैं। बोले नो योर कंपनी, नो योर प्रोडक्ट, नो योर सेल्फ, नो योर मार्केट। ये 4 चीजें आपको जाननी जरूरी हैं। तो नो योर कंपनी, तो आप किसी कंपनी में इंटर कर रहे हो तो उसको जान तो लो, कितनी पुरानी है, उसका फाउंडर कौन है, उसको कौन चला रहा है, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, कंपनी पे क्या लाइबिलिटीज हैं, उस कंपनी के जुड़े हुए लोगों के से कुछ बात करो, फीडबैक लो कि जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए। जाके आज के समय में सब कुछ रिव्यू के ऊपर बेस्ड है। मोबाइल ऐप पे जाओ, गूगल उस पे जाओ, जाके रिव्यूज पढ़ो। कुछ यूट्यूब के अंदर कंपनी के प्रोग्राम्स हुए हैं, कुछ उनके वीडियोस देखो, फिर ज्वाइन करो। किसने आपको कहा कि तुरंत ज्वाइन कर लो? तो नो योर कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, नो योर सेल्फ, क्या वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है? नो योर मार्केट, क्या ये जो चीज है वो लोगों की जरूरत है? तो ये आप चीजों को समझना पड़ेगा। साथ में अगर एक नो योर कंपटीटर्स भी जान जाओगे तो और बेटर है आपके लिए। कि ऐसा नहीं कि आप इकलौते हो। एक छोटी सी चीज है, ये माइक है, इसको भी 200 लोग बेच रहे हैं, घड़ी है, इसको भी 200 कंपनियां बेच रही हैं। तो हर जगह एक कंपटीशन है। तो ये अगर आपको पता होगा, एक सही एजुकेशन आपके पास होगी, और जो व्यक्ति आपको इस इंडस्ट्री में ला रहा है वो सही से एजुकेट करके आपको लाएगा, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर चीज दुनिया में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर होता तो क्या मैं नहीं कर रहा होता? इतने सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, अगर मुझे इससे बेहतर कुछ मिले तो क्या मैं नहीं करूं? मैं जरूर करूं। सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 21वीं शताब्दी की का बिजनेस है, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? मतलब क्या, किस तरह से वो हेल्प कर रही है? देखिए, 21वीं शताब्दी का बिजनेस है, बिल्कुल सही कहा आपने। वजह क्या है? क्या गवर्नमेंट सबको रोजगार दे सकती है? क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। 2 चीजें हैं, एक महंगाई है और एक है बेरोजगारी। तीसरी चीज है बीमारी। आप पोल्यूशन लेवल दिल्ली का देख रहे हो, लखनऊ का देख रहे हो। अभी टूर्नामेंट नहीं हुआ, जो दक्षिण अफ्रीका और इंडिया का मैच लखनऊ में होना था, नहीं हुआ। तो ये 3 चीजें हर एक जगह पे है। सारा काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट की भागीदारी है जितनी, उससे ज्यादा पब्लिक की भागीदारी है। राइट?
हमारे देश की जो विचारधारा है कि ये सरकार का काम है, नहीं, आपके देश को स्वच्छ रखना, आपके घर को स्वच्छ रखना क्या सरकार का काम है? नहीं, हमारा काम है। तो वैसे ही ये जो देश है उसको स्वच्छ रखना भी तो आपका काम हो सकता है। बिल्कुल। वैसे ही आपको स्वस्थ रखना सरकार का काम है, हमारा खुद का, आपका अपना काम है। आपको स्वरोजगार आपको उत्पन्न देना, आपको इंडिपेंडेंट बनाना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना, आपको एजुकेटेड बनाना सरकार का काम है, आपका काम है, हमारा खुद का। तो सरकार कहाँ से बीच में आती है? हम क्या है, दूसरे की तरफ देखने के आदी हो चुके हैं। मेरी माता जी कहती थी, पराधीन सपने सुख नाही। जो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित होता है उसको कभी भी सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो यदि हम गवर्नमेंट की तरफ ताकेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएगी, उसमें जब हम बीमार पड़ेंगे तो वो हमारा इलाज कराएगी, तो हम सदैव पीड़ित रहेंगे। हम देखेंगे गवर्नमेंट हमको रोजगार देगी, तब हम नौकरी पाएंगे, तब हमारा घर चलेगा, हम सदैव पीड़ित रहेंगे। गवर्नमेंट हमारे साफ सफाई की व्यवस्था करेगी, अरे आपके घर के बाहर की नाली आप स्वयं भी तो साफ करवा सकते हो। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत बनाना, पूरे लखनऊ में आप मेरे साथ 10 किलोमीटर चलो, आपको 10 किलोमीटर में 10 आदमी ऐसे मिलेंगे जो कार का दरवाजा खोल के नीचे सड़क पे थूकेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मुझे लगता, अब जैसे मैं हमेशा ड्राइव चलाता हूं कि से नो टू सिंगल यूज पॉलीथीन, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे? से नो टू हॉर्न, से नो टू टोबैको, अब इसलिए गवर्नमेंट क्या करे? तो आप इसके लिए स्वयं जागरूक होना होगा और वो जागरूकता ही आपको बेहतर बना सकती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं जो गवर्नमेंट करती है वो सारे हम करते हैं फ्रॉम डे वन। गवर्नमेंट कहती है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, स्किल इंडिया करना है, स्टार्टअप इंडिया करना है, स्टैंड अप इंडिया करना है, मेड इन इंडिया करना है, स्वदेशी भावना को बढ़ाना है। ये सारे काम तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करती है। जितने काम लोगों को जागरूक करने के हो सकते हैं, मोटिवेट करने के हो सकते हैं, इंस्पायर करने के हो सकते हैं, वो सब एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करती है। और ये बात मैं आप खुला कह रहा हूँ, एप्लॉम के यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख लो, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स क्या कंपनी कर रही कि नहीं कर रही, और बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के कर रही है। राइट। तो गवर्नमेंट तो व्यवस्था का संचालन करने के लिए है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का काम करने दीजिए। आप आपके लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हो, मुझे लगता कि उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ संसार है, जो देखना चाहेगा उसको वही दिखेगा। मुझे लगता है कि भारतवर्ष अपार संभावनाओं से भरा हुआ देश है और यहाँ के लोगों को सकारात्मक दृष्टि के साथ इस व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए, जो उनको एक अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, सम्मान दे सकता है और आत्मनिर्भरता दे सकता है। इसके अतिरिक्त इस देश में जो बड़ी समस्याएं हैं, बीमारी, बेरोजगारी और महंगाई, इसको दुनिया में कोई भी कम नहीं कर सकता। कोई प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ 10 प्रधानमंत्री बना दो इस देश में एक की जगह पे, वो भी नहीं कम कर सकते। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है इनपुट एंड आउटपुट। भारत जब आजाद हुआ था तो लगभग 50 करोड़ थे, 1997 में 100 करोड़ हैं, वर्तमान समय में 150 करोड़ हैं। पिछले 27-28 वर्षों में 50 करोड़ लोग भारत में बढ़े हैं। तो 50 करोड़ लोग, कंजम्पशन बढ़ा है ना, जमीन तो नहीं बढ़ी, संसाधन तो नहीं बढ़े, हवा पानी सोर्सेस तो उतने ही है ना जी। आगे आने वाले 20 वर्षों में 200-225 करोड़ हो जाएंगे। पहले जिस चीज की रिक्वायरमेंट 10 लोगों में 10, पहले जब 10 चीज कोई मान लेते हैं ये कप है, ये ग्लास है, ये 10 होते थे, रिक्वायरमेंट होती थी 5, तो ये सस्ता होता था। अब ये 10 हैं, 10 ही हैं,
लेकिन रिक्वायरमेंट है 200, तो ये अभी ऐसे महंगा हो जाएगा। तो ऐसे करके ये सिद्धांत है, इसको कोई नहीं कम कर सकता। जो कहता है मैं महंगाई खत्म कर सकता हूँ, झूठ बोल रहा है। जो कह रहा है कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, झूठ बोल रहा है। आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है, वो व्यक्ति उस पद पे 20-25 साल 30 साल रहता है। अगर एक बच्चा भी उस पद के लिए दावेदार है तो 30 बच्चे तो बेरोजगार हो जाएंगे। और आज के समय में डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है। रेलवे काउंटर, आप सोचिए, आप कब से टिकट आपने नहीं खरीदी? कहीं जाने के लिए पहले जाते थे ना, लाइन में लगते थे, टिकट खरीदते थे? नहीं, कभी मतलब मैंने जब तक आज तक बुक किया तो वो ऑनलाइन ही बुक किया है ना। पहले आपको पता तो होगा ना कि जाते थे पहले काउंटर, 10 20 25 विंडो थी चारबाग रेलवे स्टेशन में। रिजर्वेशन कराने की अलग विंडो थी, आधे आधे 1-1 घंटे लाइन में लगना होता था जी। अब कोई खरीदता टिकट? नहीं, मुश्किल से 1-2 विंडो होंगी, जाके देखिए। अब डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ गया है, आज के समय में एआई का जमाना आ गया। सेंटेंटमेंट जो जनक हैं, जीपीटी के फाउंडर हैं, एआई को लाने वाले हैं, वो खुद कह रहे हैं कि 5 साल बाद आप जीपीटी पे हंसोगे। और अभी हम लोगों को जीपीटी कितना आश्चर्यजनक लगता है। बिल्कुल। 5 साल बाद क्या होगा? तो आगे आने वाले समय में कितने लोगों के सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। इवन रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑपरेशन रोबोट कर रहे हैं जी। बड़े बड़े स्टोर्स में, गोडाउन्स में रोबोट काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत कम होगी। ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत कम होगी तो आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 21वीं सदी का बिजनेस इसीलिए कहा गया है। और मैं तो यही कहूँगा कि भारतीयों से, सभी अपने प्यारे भाइयों बहनों से, कि अभी आपके पास मौका है। जिस दिन अंबानी, टाटा जैसे लोगों की नज़र इस बिजनेस पे पड़ गई ना, और आपको कुछ नहीं करेंगे, 20 रुपया का कैशबैक दे देंगे, आप खुश हो जाओगे। क्योंकि जियो क्या हुआ, अब आप वर्तमान का एक उदाहरण समझिए। लियोन मेसी आया, इतना बड़ा फुटबॉलर, कलकत्ता आया, 12,000 से 45,000 तक के लोगों ने टिकट खरीदे, ऐसा मैंने न्यूज़ में देखा। 10 मिनट रुका जी। वहाँ से तेलंगाना गया, वहाँ के मुख्यमंत्री भी उसके साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर बम्बई आया, हमारे तेंदुलकर साहब भी उनसे मिले और बहुत सारे लोग और भी मिले। बम्बई से अनंत अंबानी ने उनको वंतारा बुला लिया, रात में वहाँ रुके, भालू, शेर, हाथी दिखाया। ठीक। अब एक तरफ थी जनता जो स्टेडियम में बैठी थी, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये, 20,000, 25,000 जो भी टिकट खरीदे होंगे झलक पाने के लिए। और एक बंदा, क्यों? क्योंकि उसके बाबा ने सपना देखा था, एक सोच थी, एक सपना था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। दैट्स वाई अनंत अंबानी लियोन मेसी को वंतारा बुला लेते हैं। मिलने नहीं जाता, बुला लेता, बोलो बेटा आ जाओ। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। उसके पिता ने सोचा कि हर घर मोबाइल पहुंचाना है, जियो से सिम कार्ड मुफ्त बांट दिए। आज 35 करोड़ लोग हैं देश में जो जियो यूज करते हैं, और 35 करोड़ लोग अगर एवरेज 500 रुपए भी देते हैं तो गुणा कर लीजिए, 35 करोड़ गुणा 500 कितना हुआ? दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। जो लोग ये कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जोड़ने का बिजनेस है, पता ना, हमारी माता जी कहावत कहती थी, अधजल गगरी छलकत जाए। जानकारी है नहीं, जानते कुछ है नहीं, बस केवल उनको कमेंट देना है। क्यों? क्योंकि ओवर स्मार्ट है। और या ओवर स्मार्ट नहीं है लेकिन स्मार्ट बनना है, तो उस कारण से उनको जानकारी नहीं कि द पावर ऑफ नेटवर्क कितनी बड़ी पावर। अगर आपके मोबाइल में 2 मिनट सिग्नल नहीं आए तो ये क्या हो जाएगा? ये पेपर वेट का काम करेगा ये फोन। तो ये आप कहते भी हो नेटवर्क चला गया, अभी नेटवर्क नहीं आ रहा जी। तो वही जो नेटवर्क नहीं है, उसी नेटवर्क बनाने में आपको कहता है नेटवर्किंग है। क्या क्या भैया, समझ जाओ, जाग जाओ।
अपने भले, अपने बच्चों के भले के बारे में सोचो। सोचो अनंत अंबानी के बाबा ने क्या सोचा था, एक सोच थी, एक सपना था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज वो व्यक्ति लियोन मेसी से टिकट लेके मिलने नहीं गया, बुला लिया। ये है पावर नेटवर्क। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे एक बेहतर जिंदगी भविष्य में जिए, तो नेटवर्क से मना मत करिएगा। मुझे लगता अगर आप अपॉर्चुनिटी नॉक ट्वाइस जरूर होता होगा, लेकिन ये बिजनेस तो बार बार आपको नॉक कर रहा है। डोंट इग्नोर। सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम अगर ये देखें कि इसको हम लॉन्ग टर्म करियर में देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये बिजनेस एज अ करियर चूज करना चाहिए? सभी को करना चाहिए। मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति को इस बिजनेस के साथ जुड़ना चाहिए। कुछ लगता तो है नहीं आपका, अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, कोई आपके सामने कोई कंडीशन रखी जा रही हो, कुछ भी तो है नहीं, तो प्रत्येक व्यक्ति को इस बिजनेस के साथ जुड़ जाना चाहिए। अपने घर की चीज़ों को जो आप मंगाते हो उनको बाजार से न खरीद के एप्लॉम के मोबाइल ऐप से या ऑफिस से खरीदना चाहिए। जब चीज़ आपको पसंद आए तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हो, जिनको आप चाहते हो कि ज़्यादा सुंदर दिखें, ज़्यादा दिन तक जिएं, बीमारियों से मुक्त रहें, ऐसे लोगों को बताना चाहिए। दुश्मनों को कदापि नहीं बताना चाहिए। जिनको आप जल्दी चाहते हो कि निपट जाएं, उनको मत बताइए। मेरे से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं किसी को बता नहीं सकता। मैंने कहा माँ के घुटनों में दर्द हो तो भाई बता देना, सास के घुटनों में दर्द हो तो बता देना, बच्चा कमज़ोर आपको आपका दिखे तो बता देना, वाइफ का हीमोग्लोबिन, बहन का हीमोग्लोबिन कम हो तब बता देना। इतना तो कर पाओगे ना, कितना भी नहीं कर पाओगे, इनको भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये सब समस्याएं हर घर में है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की यह बिजनेस नेसेसिटी है, नीड नहीं है, नेसेसिटी है। अगर वो जुड़ेगा तो 2 पैसे अपने घर के लिए सेव करेगा, कैशबैक पाएगा, ऑफर पाएगा और एक मौका पाएगा कि वो एक्सपेंशन कर सकता है। एक्सपेंशन ऐसा कर सकता है कि जैसे सपोज अपॉर्चुनिटी कहीं से भी मिल जाती है, तो कोई भी इंसान ऐसा मिल सकता है जो आपसे कहेगा यार आज मेरे को, मैं ऑफिस लेट आऊँगा, क्यों? क्योंकि मुझे मदर को लेकर हॉस्पिटल जाना है। पूछोगे क्या हुआ? बोले नहीं, नी की प्रॉब्लम है। बोले यार ये चीज़ ट्राई करके देखो एक बार। मेरी मदर को ट्राई किया। कोई बोलेगा यार डायबिटीज़ है, फादर को हॉस्पिटल लेके जाना है क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, वाइफ को थायराइड बढ़ा हुआ। ऐसे चर्चा में लोग बात करते हैं आपस में एक दूसरे से। तो आप बोल सकते हो ना कि ये एप्लॉम का एलोवेरा नेक्टर है, आंवला नेक्टर है, ये बहुत इफेक्टिव है थायराइड में, इसको इस्तेमाल करके देखो। तो ये हो सकता है आप इस बिजनेस के साथ जुड़ जाओ तो आपको ऐसे बातचीत में आपकी ऐसे लोग मिल जाएं जो आपके बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो सीधा सा है कि बिजनेस एक यात्रा के जैसे आप इस बिजनेस में जुड़िए और ऐसे बैठ जाइए जैसे ट्रेन में यहाँ से दिल्ली जाना है, तो ट्रेन में आप बैठ जाते हो, करते कुछ नहीं हो, ट्रेन आपको स्वतः दिल्ली पहुँचा देती है। तो इस बिजनेस में आप जुड़ जाइए, अपने घर का सामान इस्तेमाल करिए। जिन लोगों से चर्चा होती है उनको इसका ब्रोशर दे दीजिए, मोबाइल ऐप डाउनलोड करा दीजिए। जैसे आप पूछते हो ना कि आप इंस्टाग्राम पे हो कि नहीं हो, आप फेसबुक पे हो कि नहीं हो, आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, गूगल पे नंबर क्या है आपका, पूछता आज के समय आमचाल बोलचाल भाषा में पूछता है। वैसे ही बोलो कि एप्लॉम ऐप है कि नहीं आपके मोबाइल में, तो इसको डाउनलोड करने से सस्ता मिल जाता। तो धीमे धीमे अगर आप चेंज करोगे तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ये बिजनेस लेके आ सकता है। अब जैसे फेसबुक पे पोस्ट डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दीजिए। मैंने पोस्ट डाला, मुझे नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस मिल गया। एक बंदा पता नहीं कौन इंतजार कर रहा हो आपका। तो इस बिजनेस में बहुत सारी संभावनाएं हैं और प्रत्येक व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। बीमारी, बेरोजगारी और महंगाई, इन तीनों पे ये बिजनेस विजय दिला सकता है आपको। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा होगी तो आपको महंगाई नहीं लगेगी, अगर आमदनी कम होगी तो हर चीज़ आपको महंगी लगेगी। आमदनी ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी स्वतः समाप्त हो जाएगी और एप्लॉम हेल्थ केयर है।
तो कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। अगर एप्लॉम में जुड़ोगे तो एलोवेरा पियोगे, स्पिरुलिना खाओगे, ओमेगा 3 खाओगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहोगे, तो बीमार नहीं पड़ोगे। तो दिस इज़ द फैक्ट। और मुझे लगता है एप्लॉम हेल्थ केयर में आप देख लो आके मीटिंग में 50 साल दादी नानी बन चुकी महिलाओं को एप्लॉम की देख लो और दूसरी दुनिया में है उनको देख लो, तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। हो सकता है आपको एक निर्णय लेने का मौका भी मिल जाए। सर, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, आपने एक बुक भी लिखी है, इच्छा। उस बुक को लिखने की पीछे की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर हर कोई है दुनिया में। माँ सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर, पिता उससे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर उससे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर। जो व्यक्ति आपको आगे बढ़ाने के प्रति इंस्पायर करे, वो प्रत्येक व्यक्ति आपके जीवन में मोटिवेटर है आपका। आपको जहाँ से भी मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा भी ऐसा ही सोच है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता हूँ कि स्वस्थ एवं समृद्ध भारत बने, लोग आत्मनिर्भर हों, बीमारियों से मुक्त हों। तो आप कह सकती हैं कि मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इतना बड़ा क्लेम ज़्यादा मैं करता नहीं। मैं सिर्फ प्रयासों पे भरोसा करता हूँ, प्रोसेस पे भरोसा करते हैं। प्रोसेस अगर सही होगा तो सफलता मिलेगी। किताब क्या है कि मेरे जो विचार हैं, अगर मैं लिखूं नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। जब भी कभी मेरे दिमाग में विचार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उन विचारों को मैं पेन से पेपर पे लिख डालूं, तो मैं खाली हो जाता हूं। ये किताब लिखने की जो प्रेरणा आई, मैं एक मीटिंग कर रहा था, तो उस मीटिंग में मैंने जोश में बोला कि सफल होने के लिए साधनों की नहीं, सफल होने की इच्छा की आवश्यकता होती। चांसलर क्लब में मीटिंग थी, इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन था, तो इंडिपेंडेंस डे में ज़्यादा ही जोश रहता है। तो उस दिन बोल दिया और वो विचार मेरे दिमाग में गूंजता रहा। मुझे मौका ही नहीं मिलता था कि मैं कब ये किताब लिखूं। तो नवरात्र में अनुष्ठान था और मैं कहीं मुझे जाना नहीं था, तो मैंने शारदीय नवरात्र में किताब लिखनी स्टार्ट की थी और चैत्र नवरात्र में ये किताब आ गई। तो ये एक बस विचार है मेरे, जो इस किताब के अंदर मैंने लिखा है। और ये विचार आई कहाँ से? मेरे सीनियर से आए, मेरी माता जी से बहुत सारी बातें मैंने अपनी माँ की भी इसमें चर्चा में लाई हैं, जो उन्होंने मेरे जीवन में बोली। गुरुओं के बारे में मैंने लिखा, तो मैंने लिखा ही है कि इस किताब में मैंने वो सब कुछ लिखा है जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अनुभव किया है। तो वो तीनों चीज़ों का ये एक मिश्रण है किताब। और इस किताब को प्रत्येक उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो पॉजिटिव है। कमियां निकालने वालों को तो रामायण भी नहीं समझ आएगी, तो ये किताब कहाँ समझ आएगी? बिल्कुल। तो जब ऐसे अक्लमंद लोग मुझसे पूछते हैं किसके लिए किताब लिखी, तो मैंने कहा अपने लिए लिखी। कम से कम खुद लिखी तो खुद तो मानेंगे ना। तुम मानो या नहीं मानो, क्या फ़र्क पड़ता? तुमने तो तुलसीदास जी को भी नहीं मानना, तुमको विवेकानंद जी को भी नहीं मानना, तुमको कलाम साहब को भी नहीं मानना, तुमको विनोबा भावे को भी नहीं मानना, तो तुमको मानना किसको? किसी को नहीं मानना। तुम्हारा सिर्फ प्रयास क्या है कि कैसे मैं किसी भी व्यक्ति में कमी निकालूं। जी। तो ऐसी मानसिकता वालों को इस किताब से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक है, उस व्यक्ति को इस किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए। मेरे जो दोस्त हैं उनको तो मैं कह नहीं सकता कि तुम पढ़ो, क्योंकि मेरे तो दोस्त हैं यार, मेरी क्यों किताब पढ़ेंगे। तो मैं उनसे कहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, हिंदी रीडिंग बुक के जैसा, कि बच्चों को अपने दो, हिंदी रीडिंग बुक के जैसा पढ़ें। तो इसका जो पहला चैप्टर है, अगर किसी ने उसी चैप्टर को केवल जीवन में समझ लिया, गुरु का महत्व, और किसी भी व्यक्ति को अगर एक गुरु मिल गया, सही गुरु मार्गदर्शक मिल गया, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अगर जैसे एक जहाज का पायलट होता है, बस का ड्राइवर होता है, आपके जीवन में आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देता है ना, बिल्कुल। वैसे ही आपके जीवन में एक सही गुरु होता है। अगर एक सही गुरु आपके जीवन में है तो आपको वह आपकी मंजिल पे पहुंचा देगा।
तो गुरु का महत्व आज के समय में इंसान को क्या लगता है कि इनसे हमारा मतलब कितना है, क्योंकि वह समय बदला है, तो मतलब कितना, ग्रेटिट्यूड धीमे धीमे कम हो गया लोगों के अंदर। तो वो ग्रेटिट्यूड जिसमें है उसके लिए किताब है, जो पॉजिटिव है उसके लिए किताब है, जो कुछ जीवन में करना चाहता है उसके लिए किताब है। तो मुझे लगता कि और किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए यह किताब है। तो द पर्पज ऑफ राइटिंग बुक कि मैं थॉट से ओवरलोडेड था, मैंने कहा चलो कुछ लिख डालते। सर, इस बुक इच्छा में जो ये आपने लिखी है, इसमें आपका कोई फेवरेट चैप्टर या फेवरेट कोटेशन जो आपको बहुत ज्यादा? फेवरेट कोटेशन मेरा यही है, सफल होने के लिए साधनों की नहीं, सफल होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग इस पे भी क्वेश्चन मार्क करते हैं कि इच्छा क्या है। हमने कहा खाना खाने की इच्छा होती है, बोले हाँ। पानी पीने की इच्छा है, घूमने जाने की इच्छा है, पिक्चर देखने की इच्छा है, पार्टी करने की इच्छा है। तो जिस दिन आपके अंदर सफल होने की इच्छा पैदा हो गई, उस दिन फिर क्या दिक्कत है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी इच्छा क्या है। हम सब अपने विचारों के प्रोडक्ट हैं। विचार कहाँ से आएगा? जब हम कोई इच्छा करेंगे। हमें पानी पीना है, हमारी ये इच्छा है, विचार कहें, इच्छा कहें, पानी पीने की इच्छा है, हमने पानी पी लिया। तो ये पानी फेंकने की इच्छा है, तो हमने पानी फेंक दिया जी। तो हम लाइफ में वो चीज़ें जो हम चाहते हैं, वो चीज़ें हमारी जीवन में घटित हों, तो उसके लिए हमें इच्छा करनी होती है सबसे पहले कि हमें हीरो बनना है, हमें डांसर बनना है, हमें राइटर बनना है, हमें स्पोर्ट पर्सन बनना है। तो ये सब क्या है? इच्छा ही तो है। तो जो आप इच्छा करते हो वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। सर, अपलॉम हेल्थ केयर 2026 15 जनवरी को 18 साल पूरे कर लेगा। हाँ। तो आपको एक ऐसा मैसेज, जो अपलॉम से ऑलरेडी जुड़े हैं उनके लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहूँगा, भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपलॉम हेल्थ केयर पे भरोसा करने के लिए, अपलॉम मैनेजमेंट पे भरोसा करने के लिए, अपना समय, अपना विश्वास कंपनी और मैनेजमेंट की में दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ यह भरोसा दिलाता हूँ कि अपलॉम आपके लिए और आपके परिवार के लिए और इस देश के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म बनेगा, सबसे बेहतर कंपनी बनेगी। और हम मिल के यह निश्चित तौर पे कर सकते हैं। और इस देश को, इस बिज़नेस की, इस कंपनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस देश के युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी के लिए यह बिज़नेस एक संजीवनी है और जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। न कि फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर तरीके से वो ग्रो करेंगे और राइज करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जरूर मिलके एक सामूहिक प्रयास करते हैं और इस विचार को विचारधारा में परिवर्तित करते हैं और पूरे देश को और दुनिया को स्वास्थ्य के प्रति और आत्मनिर्भर होने के प्रति जागरूक करते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, टुगेदर वी आर द बेस्ट। हम साथ में हैं, इस कारण से 18 साल पूरे हुए और मुझे उम्मीद है ऐसे ही हमारे साथ से 28 भी होंगे, 38 भी होंगे, 58 भी होंगे और ये सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। सर, एक हम क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं। तो 1 वर्ड फॉर डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस। अपलॉम हेल्थ केयर आज से 5 से 10 साल बाद आप कहाँ देखते हैं? ईश्वर की इच्छा जहाँ वो दिखाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन सेलिंग? बोथ। प्रोडक्ट और रिलेशनशिप क्या मैटर करता है? रिलेशनशिप तभी रहेगी जब प्रोडक्ट अच्छा होगा। फॉलो अप, लव इट और हेट इट? फॉलो अप। ड्रीम इनकम और स्टेबल इनकम? स्टेबल इनकम। यस। रिजेक्शन और रिग्रेट क्या? रिजेक्शंस। टीम वर्क और सोलो वर्क? टीम वर्क। मोटिवेशन और डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और जानना चाहूंगी, एक कोई 2026 न्यू ईयर आ रहा है, उससे रिलेटेड, आप न्यू ईयर से रिलेटेड कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? देखिए, साल किताबों के पन्ने के जैसे होते हैं बिल्कुल, और बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, 100 200 300 500 पेजेस की। हम उस पेज में जो चीज़ें लिखी हैं उनको कितना समझते हैं
उससे उससे कितना सीखते हैं और उनका कितना अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, तो वो मीनिंगफुल तभी वो बुक होती है। वैसे ही जो ये साल दर साल गुजरते जा रहे हैं ना, ये मीनिंगफुल तभी होते हैं जब हम उनसे कुछ सीखते हैं, उनसे कुछ समझते हैं और उन सीख और समझ को अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं, तभी वो साल हमारे लिए शानदार होता है, अच्छा होता है। तो मैं सभी को यही मैसेज दूंगा कि रिव्यू योरसेल्फ, अपने समय को रिव्यू करो और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में अपना समय लगाओ। मैं देख रहा हूँ कि भारतवर्ष में मैचेस होते हैं, एक एक टूर्नामेंट को देखने के लिए 40-40, 50-50 हज़ार लोग एक जगह चले जाते हैं। खेलने वाले जो हैं वो बेचारे 12 हैं और देखने वाले 40-50 हज़ार हैं और टेलीविज़न पे भी देखने वाले कई करोड़ हैं जी। तो प्रोडक्टिविटी किसकी इंक्रीज हो रही है? जो खेल रहे हैं और वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया, इसलिए वो प्लेयर्स बने और वो खेल रहे हैं। देखने वालों का क्या इंप्रूव हो रहा है? कुछ नहीं। ऐसे ही फिल्में हैं, एक से एक फिल्में आती हैं, जो फिल्में और गाने सुपर डुपर हिट होते हैं, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार। इस गरीब देश, लोग कहते हैं भारतवर्ष गरीब देश है, एक फिल्म आती है हफ्ते 15 दिन के अंदर 1,000 का बिजनेस कर लेती है। गरीब देश है, गरीब देश में IPL हो रहा है। गरीब देश है, कहीं से गरीब देश नहीं है, बहुत पैसा है इस देश के अंदर। तो मैं यही कहूँगा, प्रोडक्टिविटी को समझो, अपने समय का आपको कहाँ पे यूटिलाइजेशन करना है। जिसने समय को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। तो मैं किसी को ज्ञान नहीं देना चाहता कि तुम भाई ये करो ये करो, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी है ना। मैं इतना ज्ञान रखता हूँ कि मैं किसी को ज्ञान दे सकूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लाइफ। बाकी मेरा प्रभाव अगर किसी के जीवन पे पॉजिटिव पड़ता है, ये मेरी बात से कोई सीखता है, समझता है, तो ये मेरे लिए खुदकिस्मती है मेरी। तो मैं यही कहूँगा कि समय का यूटिलाइजेशन करिए और रिव्यू करिए कि जो 25 वर्ष पिछले गुजरे हैं आपके जीवन के, या आप जितने भी वर्ष को आप काउंट करना चाहो जितने गुजरे हैं, उनको एक बार रिव्यू करो और आगे का समय आपको कैसा बनाना है अपना, या आपको 5 साल में 10 साल में कहाँ पे देखना चाहते हो, उसके लिए वर्क करो। हो सकता है आप मेरे से कह दो कि अभी तो आपने कहा कि ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की इच्छा मैंने इसलिए कहा कि पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी इच्छा के बिना। लेकिन हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ना करें, हम डिसिप्लिन ना रहें, हम काम ना करें, तो ये चीज़ हम ईश्वर की इच्छा पे नहीं टाल सकते। तो हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। और मेरा यही एक मैसेज है कि रामायण की चौपाई है, मेरे जीवन में रामायण का इम्पैक्ट मैं मानता हूँ बहुत है। और मैं प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूँ कि पूजा घर में न रख के रामायण को घर उस बिस्तर के सिरहाने रखो। सिरहाने समझते ना, जिधर सर रखते हैं वहाँ पे रखो, एक टेबल रख लो, वहाँ पे रखो और सोते के बाद रामायण की 2-4-10 चौपाइयाँ पढ़ा करो और उसका मंथन करो, उस पर चिंतन करो। उसमें लिखा है रामायण में, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावती नहीं। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? यही तो लिखा। तो कर्महीन नहीं बनना, कर्मवीर बनना है। अगर कर्मवीर आप हो तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं पा सको, नहीं हासिल कर सको। तो मेरा यही आप सभी को मैसेज है कि अपने काम को इतना महान बना लो कि व्यर्थ के लिए वक्त ना बचे। तो जब काम को महान बना लोगे तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं आप पा सको। दिस इज़ द ओनली फिलॉसफी ऑफ माइंड एंड I want to share with you all. That's it from my side. थैंक यू सो मच सर, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग विद यू और बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला हमें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात करके। धन्यवाद।